हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो एक नई वीडियो में आपका स्वागत है और आज हम लोग ज्योमेट्रिकल ऑप्टिक्स से आगे बढ़ते हुए वेव ऑप्टिक्स की तरफ बढ़ रहे हैं, है ना। वेव ऑप्टिक्स में हमारे पास कुछ चीज़ें डिस्कस करने को है, जो कि जैसे कि इंटरफेरेंस हो गया, डिफ्रैक्शन हो गया, ठीक है ना। पोलराइजेशन की कुछ बातें करनी है, तो इस तरह से कुछ रिवाइज करेंगे हम लोग आज, है ना। शुरुआत करेंगे इंटरफेरेंस से। इंटरफेरेंस आप लोग यहाँ पे इस तरह से कंसिडर मत करके मत चलना कि हम लोग को बहुत पूरा डिटेल में करने वाले, सिर्फ रिविजन है एक तरह से, है ना। और कुछ प्रीवियस क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। सबसे पहले इंटरफेरेंस की बात करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं इंटरफेरेंस सिंपल क्या होता है। इंटरफेरेंस एक इस तरह का फिनोमिना होता है जहाँ पे दो कोहेरेंट सोर्सेज आपस में एक दूसरे से इंटरफेयर करके कुछ एक पैटर्न सेट क्रिएट करते हैं। कुछ जगह पे कंस्ट्रक्टिव के, कुछ जगह पे डिस्ट्रक्टिव। तो एक अच्छा बढ़िया सा एकदम सुंदर सा हमको एक पैटर्न देखने को मिलता है ना। फ्रिंज पैटर्न जिसको हम बोलते हैं। इसी फिनोमिना को बेसिकली हम लोग इंटरफेरेंस बोलते हैं। और इसमें दो तरह के जो पार्ट होते हैं, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। कंस्ट्रक्टिव कब क्रिएट होता है? जब हमारे जो कोहेरेंट सोर्सेज होते हैं उनके जो मीटअप का सिलसिला होता है उसमें जो पाथ डिफरेंस होता है दैट इज द इंटीजर मल्टीपल ऑफ लैम्डा, है ना। और जब जो हमारा पाथ डिफरेंस होता है दैट इज नॉट इंटीजर मल्टीपल, दैट इज n+1/2 मल्टीपल ऑफ लैम्डा, तब हमारा जो इंटरफेरेंस क्रिएट होता है दैट इज डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। ये बिल्कुल बेसिक बेसिक्स बातें हैं जो हमें पता है, ठीक है। और क्या क्या हमें पता है? मान लो हमारे पास दो सोर्सेज हैं, ठीक है, S1 S2, ठीक है। इनसे कुछ लाइट इस तरह से गई, ठीक है। ये मिल करके मान लो ये जो सोर्स था इसमें जो हमारा जो डिस्प्लेसमेंट था वो हमारा था कुछ A1 मान लो, ठीक है, साइन ओमेगा टी प्लस के एक्स, ठीक है। कुछ इस तरह से था इसमें A2 साइन ओमेगा टी या माइनस के एक्स कर लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओमेगा टी माइनस के एक्स, ठीक है। इस तरह से कुछ था। कुछ पाथ डिफरेंस भी आप मान सकते हो, डेल्टा, ठीक है। तो यहाँ पर हमें कुछ फाइनल रिजल्टेंट मिलता है आकर के, ठीक है। तो वो जो रिजल्टेंट मिलता है उस रिजल्टेंट का जो एम्पलीट्यूड होता है दैट एम्पलीट्यूड स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस 2A1 A2 कॉस थीटा, है ना। ये बात हमने थोड़ी थोड़ी सीखी है, क्या होता है यहाँ पर A1 A2 कॉस थीटा, सारी चीजें हम जानते हैं, ठीक। बात क्लियर आता है, ठीक। अच्छा, और क्या क्या हम जानते हैं? दूसरी बात हमें ध्यान रखना है कि कभी कभी हमसे बोला जाता है कोहेरेंट सोर्सेज की कंडीशन क्या होती है। ये जो हमें सोर्सेज लेने होते हैं दैट आर कोहेरेंट सोर्सेज, हमें पता होता है कि दीज आर कोहेरेंट सोर्सेज। क्या चीज? कोहेरेंट सोर्सेज। कोहेरेंट सोर्सेज एक्चुअल में होते क्या है? कोहेरेंट सोर्सेज हम उन सोर्सेज को बोलते हैं जिनके बीच का पाथ डिफरेंस, जिनके बीच का पाथ डिफरेंस या बोल सकते हैं फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो, जिनके बीच का फेज डिफरेंस, जिनके बीच का फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो और जीरो हो। क्या चीज? फेज डिफरेंस कांस्टेंट हो या जीरो हो। कुछ लोग यहाँ पे एक इस तरह से आइडिया दे सकते हैं, देखो कभी कभी ऑप्शन में आपको इस तरह से बोल सकते हैं कोहेरेंट सोर्सेज आर, ऑप्शन ए में बोल सकता है जिनके एम्पलीट्यूड बराबर हो, ठीक है। ऑप्शन बी में आपसे बोल सकता है जिनकी फ्रीक्वेंसीज बराबर हो, ठीक है। पाथ डिफरेंस, फेज डिफरेंस। तो हमें क्या क्या चीजें ध्यान रखनी है? पहली बात तो मेन जो इंपॉर्टेंट शर्त होती है वो ये होती है कि उनका पाथ डिफरेंस, सॉरी जो फेज डिफरेंस हो वो हमारा कांस्टेंट, जाहिर सी बात है फेज डिफरेंस कांस्टेंट होगा तो पाथ डिफरेंस कांस्टेंट होगा, ठीक है। दूसरी बात, ये जरूरी नहीं होता है कि A1 A2 बराबर हो, बराबर हो जाए वो इत्तेफाक है, लेकिन जरूरी ये नहीं है कि आप A1 और A2 को बराबर ही रखें। इट इज नॉट नेसेसरी, नॉट नेसेसरी कि A1 A2 बराबर हो, ठीक है। जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरी बात, हमें यह ध्यान रखना पड़ता है कि जो दोनों की फ्रीक्वेंसीज वो बराबर रखनी पड़ती है, ठीक है ना। ये नहीं कि हम वो अलग अलग कर दें, और अगर वो अलग कर दें तो बीट तैयार हो जाती है ना। आप देखते हो कि जब बीट पढ़ते हैं तो ओमेगा 1 यहाँ पर ओमेगा 2 होता है, यहाँ पे मैं ओमेगा 1 और ओमेगा 2 दोनों सेम रखने पड़ते हैं। तो एक बात हमें ध्यान रखनी पड़ती है, ओमेगा 1 इज इक्वल टू ओमेगा 2 इज इक्वल टू ओमेगा, ये कंडीशन होती है। ये जरूरी नहीं है लेकिन ये जरूरी है, ठीक है ना। मेन दो शर्तें क्या है हमारे पास, कि जो फेज डिफरेंस है वो कांस्टेंट या जीरो हो, ठीक है। जो हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी, और जाहिर सी बात है ये तभी कंडीशन फुलफिल होगी जब ये कंडीशन होगी, क्योंकि अगर उन दोनों की एंगुलर फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा या फ्रीक्वेंसीज में डिफरेंस होगा तो जाहिर सी बात है एक जल्दी जल्दी मान लो ऑसिलेट कर रही है, एक धीरे धीरे ऑसिलेट कर रही है। तो अगर शुरुआत में कांस्टेंट भी है थोड़ी देर बाद जाके वो बदल जाएगा,
समझो, मान लो दो बंदे थे, दोनों ने एक साथ चलना शुरू किया। मान लो मैं चला और मेरे साथ वाला चला, ठीक है। तो मैं अभी मान लो मेरे और उसके बीच की शुरुआत में मान लो मैं यहाँ पर हूँ, मेरे सामने साथ वाला बंदा एक कदम आगे से चलना शुरू होता है। अब अगर वो बंदा धीरे धीरे चल रहा है और मैं तेजी से चलूं, तो जाहिर सी बात है थोड़ी मतलब एक शुरुआत के एक आध सेकंड तो हम लोग के बीच का जो डिफरेंस है, पाथ डिफरेंस, वो एक कदम है या मान लो 1 मीटर है। लेकिन जैसे ही हम लोग हल्का से थोड़ा सा चलना शुरू करेंगे, तुरंत मैं अगर तेज से चल रहा हूँ, जाहिर सी बात है फिर वो डिस्टेंस 1 मीटर से कम होगा। फिर धीरे धीरे वो क्योंकि धीरे धीरे चल रहा है और मैं तेज चल रहा हूँ, तो 1 मीटर से कम होते होते एक टाइम वो आएगा जब हम दोनों बराबर आ जाएंगे, है ना। तो जाहिर सी बात है हम लोग अगर हम लोगों की चाल में, रफ्तार में या बोल सकते हैं अंतर है, तो जाहिर सी बात है हम लोगों के बीच का जो पाथ डिफरेंस, जो फेज डिफरेंस है, वो कांस्टेंट नहीं रहने वाला है। क्या बात समझ आ रही है? तो ये कुछ कोहेरेंट सोर्सेस की कंडीशंस होती हैं, ठीक है। अच्छा भाई, ये बात अपने को समझ आ गई कि एक्चुअल में इंटरफेरेंस दो टाइप का होता है मेरे पास। कौन कौन सा? सॉरी, कौन कौन सा? देखो ध्यान से, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव। लिख देता हूं चलो पूरा सा, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, ठीक है। ओके, ठीक है, ये बात अपने को पता है। अच्छा भाई, दूसरी बात क्या होती है, हमें फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में एक रिलेशन पता है। क्या पता है? कि फेज डिफरेंस इज इक्वल टू 2π/λ इंटू पाथ डिफरेंस, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। ओके भाई, ठीक है, इसको उतारो। अच्छा, पहले नोट हो गया यहाँ तक। एक चीज़ और ध्यान रखो, यहाँ पे मैंने इन दोनों में अंतर लिख दिया। ये आपका दोनों को सेम रखना है। ये आपका यहाँ पे मैंने थीटा लिख दिया गलती से, इसको आप दोनों को एक काम करो, फाई लिख दो, ठीक है ना, ज़्यादा अच्छा लगता है देखने में, जबकि फाई, ठीक है। तो ये दोनों अलग नहीं, जाहिर सी बात है ना, यही तो फेज डिफरेंस है जो वहाँ पे हम लोगों ने लिखा हुआ। और दूसरी बात ये कि अब यहाँ से हम लोग क्या करते हैं कि इसका यहाँ से इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या लिख सकते हैं हम लोग, क्योंकि हम लोग जानते हैं ना कि I इज इक्वल टू या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A स्क्वायर, है ना। तो यहाँ से इस फॉर्मूले को हम लोग क्या बनाते हैं, ध्यान लिखो, इधर लिख लेते हैं। I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2√I1 I2 cos फाई, है ना। ये हम लोग इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिखते हैं। अच्छा भाई, ठीक भाई, कोई दिक्कत नहीं भाई। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए जो पाथ डिफरेंस था उसकी कंडीशन क्या है हमारे पास, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन लैम्डा। अच्छा भाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है। दूसरी बात क्या करते हैं, जब भी हम पाथ, चलो वाईडीएससी की बात करते हैं, ठीक है ना, सिंपल वाईडीएससी से हम लेते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट, वहां से सारे फॉर्मूले हम लोग एक तरफ से डिवाइस करना शुरू करते हैं, ठीक है। देखो ध्यान से, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट YDSE, ठीक है। यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हम क्या करते हैं, सिंपल सी, है ना, इस तरह से हमारे पास दो स्लिट्स होती हैं जिनके बीच की डिस्टेंस क्या लिखते हैं, D, ठीक है। इनके बीच की डिस्टेंस क्या होती है, कैपिटल D, ठीक है। मान लो यहाँ पर कोई इस तरह से एक फ्रिंज बन रही है, ठीक है। और क्या बोलते हैं कि इस एंगल को हम लोग क्या लिखते हैं, थीटा, है ना। ये सारी बातें हमें पता है। तो हम लोग जानते हैं कि इसके बेसिस पे हम लोग पाथ डिफरेंस किस तरह से, डेल्टा एक्स का फॉर्मूला क्या आता है, यहाँ से d लैम्डा बाई d, ये होता है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला यहाँ पे, ठीक है। दूसरी बात, ये पाथ डिफरेंस जब कंस्ट्रक्टिव के केस में लिखते हैं, तो कंस्ट्रक्टिव के केस में डेल्टा एक्स की वैल्यू क्या होती है, एन लैम्डा। तो इसको जब यहाँ पर रखते हैं तो d लैम्डा बाई d इज इक्वल टू, सॉरी, dy बाई d, है ना, सॉरी, dy बाई d, dy बाई d इज इक्वल टू एन लैम्डा। तो यहाँ से y की वैल्यू क्या आ जाती है, एन लैम्डा d बाई d, है ना। ये y क्या होता है, y ये डिस्टेंस होती है जहां पे हमारे मैक्सिमम हम नाप रहे होते हैं, कि मान लो फर्स्ट मैक्सिमम निकालना है, कहां पर निकालना है यहाँ पे, तो फर्स्ट मैक्सिमम कहां पर आ जाएगा, फर्स्ट मैक्सिमा की जो पोजीशन होगी n इज इक्वल टू क्या रख देंगे हम, 0, जिसको क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। क्या बोलते हैं, सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज। तो y की वैल्यू क्या क्या हो सकती है हमारे पास, 0। फिर इसको बोलते हैं सेंट्रल मैक्सिमा। फिर फर्स्ट मैक्सिमा कहां जाएगा, सेंट्रल मैक्सिमा यहां आ जाएगा। फर्स्ट मैक्सिमा कहां जाएगा, n इज इक्वल टू 1 रख दो, लैम्डा d बाई d। सेकेंड मैक्सिमा कहां आएगा, 2 लैम्डा d बाई d, है ना। बी सबसे सेंटर वाले को क्या बोलते हैं, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है, या सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ठीक है।
उसके बाद वाले को फर्स्ट मैक्सिमा, फिर सेकंड मैक्सिमा, इनके बीच में क्या आते हैं मिनिमाज। मिनिमाज की पोजीशन कैसे निकालेंगे, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, जिसको बोलते हैं हम डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। क्या बोलते हैं, डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। तो डिस्ट्रक्टिव की कंडीशन क्या बनती है हमारे पास, डेल्टा एक्स इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। डेल्टा एक्स क्या है हमारे पास, डी वाई बाई डी, रख दो, डी वाई बाई डी इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा। वाई की वैल्यू यहां से क्या आ जाती है हमारे पास, एन प्लस हाफ लैम्डा डी वाई डी। ठीक है, एन की वैल्यूज कहां से रखना शुरू करते हैं हम, एन इज इक्वल टू 0 से। ठीक है, जब एन इज इक्वल टू 0 रखेंगे तो वाई की पोजीशन क्या आ जाएंगे, फर्स्ट मैक्सिमम सॉरी फर्स्ट मिनिमा का कहां बनेगा हमारे पास, एन इज इक्वल टू 0, यानी लैम्डा डी बाई 2d पे हमारा फर्स्ट मिनिमा। फिर दूसरा कहां बनेगा, 3 लैम्डा डी बाई 2d। फिर कहां बनेगा, 5 लैम्डा डी बाई 2d, सो ऑन। ठीक है, तो ये क्या होता है हमारे पास, मैक्सिमा और मिनिमा की कंडीशन इन द केस ऑफ वाईडीएससी। अच्छा भाई, इंटेंसिटी जब कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए इसका मतलब क्या हो रहा है हमारे पास, जो हमारा जो इंटेंसिटी है वो मैक्सिमम है। इंटेंसिटी मैक्सिमम होने का मतलब क्या है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या है हमारे पास, आई इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 अंडर रूट के अंदर I1 I2 कॉस फाई, है ना, ये होता है। तो जाहिर सी बात है, अगर हमें इस फॉर्मूले को मैक्सिमम करना है, यानी कॉस थीटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, मैक्सिमम। कॉस थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए, सॉरी फेरेंस नहीं फेरेंस, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए हम क्या करेंगे, कॉस फाई को क्या कर देंगे 1। अच्छा भाई, ठीक भाई, बहुत अच्छा भाई, मजा आया भाई, ठीक लगा भाई, ओके भाई, कहाँ लिखे भाई, यहीं कर देते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाती है हमारे पास, 1। ये किसके लिए है, कंस्ट्रक्टिव के लिए। और डिस्ट्रक्टिव के लिए कॉस फाई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। ये किसके लिए, कंस्ट्रक्टिव के लिए, ये किसके लिए, डिस्ट्रक्टिव के लिए। ठीक है, जब cos फाई की वैल्यू 1 रखेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा, I1 I2 2I1 रूट I1 I2। तो हमारे पास क्या, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा हमारे पास, I इज इक्वल टू रूट के अंदर I1 प्लस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, यही तो लिखा होगा, इसको लिख सकते हैं रूट I1 का होल स्क्वायर, रूट I2 का होल स्क्वायर प्लस 2 रूट I1 I2, तो हो गया रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। लेट मी चेक, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है, हाँ भाई दिख रहा है, बहुत बढ़िया भाई, कितना बढ़िया दिख रहा है। अच्छा भाई, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या लिखेंगे, डिस्ट्रक्टिव के लिए cos थीटा की वैल्यू कितनी रख सकते हैं, सॉरी 0 नहीं, आई एम सॉरी जीरो नहीं, cos थीटा की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, -1। ठीक है, cos थीटा की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो cos थीटा की वैल्यू -1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस, यानी यहाँ पे बीच में क्या आ जाएगा हमारे पास, माइनस साइन। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आई इज इक्वल टू आई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास, रूट के अंदर I1 माइनस रूट के अंदर I2 का होल स्क्वायर। यस और नो, यस और नो। अच्छा भाई, ठीक भाई, ये बात अपने को समझ आ गई। ठीक, इतनी बात में कोई दिक्कत, पक्का। ठीक, अगली बात, फ्रिंज विड्थ। फ्रिंज विड्थ क्या होती है, बीटा से दिखाते हैं। फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है कि दो कंसेक्यूटिव फ्रिंज के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, तो क्या करते हैं हम, दो कंसेक्यूटिव ब्राइट ले लो या दो कंसेक्यूटिव हम डार्क ले लेते हैं। ठीक है, तो कंस्ट्रक्टिव का मतलब ब्राइट, डिस्ट्रक्टिव का मतलब डार्क। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, n और n+1 के बीच का डिस्टेंस क्या आ जाएगा, लैम्डा डी बाई डी, लैम्डा डी बाई डी। ये हो गया हमारे पास फ्रिंज विड्थ। क्या चीज, फ्रिंज विड्थ। ठीक है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ क्या होती है, एंगुलर फ्रिंज विड्थ का मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से समझो कि यहां से फ्रिंज शुरू हुई और यहां से फ्रिंज खत्म हुई, तो हमें कितना एंगल यहां से ट्रेवल करना पड़ा, ऐसे करके। ठीक है ना, ऐसे करके ट्यून। ठीक है ना, मान लो यहां शुरू हुई, इस जगह शुरू हो रही है। ठीक है, तो यहां से इतनी ऊंचाई तक ये है ना, तो ये इतना एंगल जो हम कवर कर रहे हैं इसको बोलते हैं एंगुलर फ्रिंज विड्थ। तो उसको दिखाते हैं थीटा से। थीटा क्या होता है हमारे पास, थीटा इज इक्वल टू, जाहिर सी बात है, जितना भाई ऐसा समझो कि ये डिस्टेंस थी। ठीक है, तो यहां से इसको इतना ये थीटा कवर करना पड़ा है। थीटा कैसे निकालेंगे, दिस डिस्टेंस अपॉन दिस डिस्टेंस, है ना। जैसे हम लिखते हैं कि एंगल इज इक्वल टू आर्क अपॉन रेडियस, तो आर्क अपॉन रेडियस कितना हमारे पास, ये दूरी कितनी है, डी। तो हम डी से अगर डिवाइड कर देंगे किसको, फ्रिंज विड्थ को, फ्रिंज विड्थ को अगर हम कैपिटल डी से डिवाइड कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, यानी लैम्डा डी बाई स्मॉल डी और डिवाइडेड बाई डी, डी से डी कैंसिल आउट। थीटा की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास, लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये क्या हमारे पास, एंगुलर फ्रिंज विड्थ। यस और नो, यस और नो, हाउस द जोश। ठीक है ना, चलो उतारो इसको।
इसमें आई होप अभी हम लोगों ने YDSC के सारे फॉर्मूले लिख लिए। अब किस पे आते हैं, थोड़ा सा और अच्छी बातें करते हैं, ठीक है ना। इसमें उतारो इसको फटाक से। आई होप यहाँ तक के डिस्कशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। अगर कोई प्रॉब्लम आ भी रही तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दोगे, ठीक है। जिस भी तरह की कोई प्रॉब्लम आ रही हो, ठीक है, आप किसी बात से इत्तेफाक वगैरह नहीं रख रहे हो, कोई प्रॉब्लम आ रही है तो सारी बातें आप लिखते रहना कमेंट सेक्शन में, ठीक है। कमेंट सेक्शन सिर्फ आपके लिए। और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब भी आप कमेंट सेक्शन में कुछ लिखते हैं, मैं कोशिश करता हूँ आपको संतुष्टजनक आंसर आपको दे सकूँ, ठीक है ना। और कोई शिकायत रह जाती है तो फिर दोबारा आप लिख दीजिए कि नहीं मेरे अभी डाउट क्लियर नहीं हुआ, ठीक है। चलो चलते हैं आगे। अच्छा भाई, हम लोगों ने इंटेंसिटी का फॉर्मूला लिख लिया था, ठीक है। एक बात और लिखनी ज़रूरी है कि जब भी हम इस तरह के, जैसे हम लोगों ने देखा कि I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस 2 रूट I1 I2 cos 5, है ना, ये हम लोगों ने लिखा। तो एक बात और ध्यान रखनी जरूरी, अगर मान लो I1 I2 की वैल्यू 0 है, सॉरी I1 I2 की वैल्यू बराबर है, ठीक है, मान लो इसको I के बराबर है, तो I का क्या फॉर्मूला बनता है हमारे पास, I क्या बन जाता है, सॉरी I नेट लिख लो इसको, है ना। तो I नेट हमारे पास क्या बन जाता है कि I प्लस 2I cos 5, है ना। तो यहाँ से क्या आ गया हमारे पास 2I1 प्लस cos 5, और इसको आप सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 4I cos स्क्वायर 5/2, ये आ जाता है हमारे पास I नेट। उसमें मैं जहाँ पर I लिखा था ना I नेट कर लेना, ठीक है, ज़्यादा अच्छा लगेगा देखने में, ठीक है। तो ये क्या बन गया हमारे पास रिजल्टेंट इंटेंसिटी का फॉर्मूला, अगर I1 I2 की वैल्यू बराबर है। अच्छा, हम लोगों ने देखा कि कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या था हमारे पास, कंस्ट्रक्टिव के लिए क्या केस होता है कि I नेट इज इक्वल टू रूट I1 प्लस रूट I2 का होल स्क्वायर। जाहिर सी बात है, अगर रूट I1 रूट I2 बराबर होंगे तो क्या आ जाएगा हमारे पास 2 रूट I का होल स्क्वायर, यानी क्या बन जाएगा हमारे पास I नेट इज इक्वल टू 4I if I1 इज इक्वल टू I2 इज इक्वल टू I, ठीक है। डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन जाएगा, डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या बन जाएगा आई नेट, यहाँ पे सिर्फ माइनस ही तो था ना, तो आई नेट क्या आ जाएगा हमारे पास 0। तो जहां जब भी की जो दोनों की, यानी अगर हमें एक बेहतर फ्रिंज पैटर्न देखना है, एक बेस्ट फ्रिंज पैटर्न देखना है, तो हम अगर दोनों सोर्सेज की इंटेंसिटी, जो साइड से दोनों सोर्सेज हम जो लेते हैं ना, वो इसी तरह के लेते हैं कि जिनकी इंटेंसिटी बराबर, तभी एक सोर्स से दो सोर्स बना देना, स्लिट्स हम लिए तो उसी को दो सोर्स बना दिया, ठीक है। तो 4I मिल जाएगी और यहाँ पे क्या मिलेगा हमको 0 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब मान लो आपसे बोल दिया गया कि हम लोगों ने क्या किया कि ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है, कुछ इस तरह का था, है ना, इस तरह का कुछ होता है। तो यहाँ पर जो भी हम स्लिट्स बनाते हैं, स्लिट्स किस तरह से बनाते हैं समझो ध्यान से, कि ये जो स्लिट्स हैं किस तरह की हैं, कि एक पेपर है, समझो एक पेपर है, उस पेपर में हमने कट मार दिया है, कट मारने से क्या होगा, एक इस तरह की ओपनिंग बन जाएगी, है ना। आप अगर सामने से देखें इसको तो कुछ इस तरह की चीज है, ये पेपर है, ठीक है, और उस पर इस तरह का इस तरह से एक कट मारा, एक इस तरह से कट मारा, है ना। तो ये आपकी एक तरह से बीम जो निकलेगी वो पूरी चौड़ी बीम निकल रही है, ठीक है। लेकिन अगर इसको हम रिप्लेस कर दें, रिप्लेस इट बाय पिन होल्स, किससे रिप्लेस कर दें, पिन होल से, यानी अब जो हमारे पास जो ये दिखेगा वो हमारे पास कुछ इस तरह का है, एक ये छेद है, मतलब एक हमने पिन से इनको होल कर दिया भाई, ये छेद एक ये छेद। तो हमारे पास जो पैटर्न बनेगा वो किस तरह का होता है, अभी तक जो हमारे पास पैटर्न बन रहा था इसके साथ, वो पैटर्न किस तरह का था, इस तरह का, है ना, इस तरह का पैटर्न था, मतलब डार्क ब्राइट इस तरह की इस पट्टियां सी दिख रही थी, स्ट्रेट लाइंस दिख रही थी, ठीक है। लेकिन पिन होल्स के साथ में क्या होता है कि जो हमारा इस तरह का हम सीन बना देते हैं, तो हमारे पास जो फिर फ्रिंज पैटर्न बन के आता है, दैट इज नॉट लाइक दिस। वो किस तरह का होता है हमारे पास, इस तरह का कुछ, इस तरह का कुछ। ये क्या है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, क्या है, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, ठीक है ना। ये हाइपरबोला की तरह बनता है जब हम इसको पिन होल से रिप्लेस कर देते हैं। क्या बात समझ आ रही है, ये क्या है हमारे पास, स्ट्रेट लाइंस, कोई दिक्कत यहां तक, पक्का 100% श्योर हो ना। अच्छा ये यहीं पे रुकना, थोड़ी सी जगह बना लेता हूं, तो एक बात और इसे समझाता हूं।
सुना मेरी बात ध्यान से, देखो ध्यान से। हम लोगों ने क्या देखा कि हमारे पास अगर इस तरह की एक ये क्या था, ये इस तरह का सीन था, ठीक है ना, और ये क्या है हमारे पास पिन होल्स हैं, ठीक है, इसको हमने रिप्लेस कर दिया, तब हमारे पास जो फ्रिंज पैटर्न बना वो इस तरह का बना, और इसके साथ फ्रिंज पैटर्न कैसा बन रहा था, इस तरह का बन रहा था, ठीक है, ये बात अपने को समझ आ गई। दूसरी बात, मान लो हमारे पास स्क्रीन इस तरह की थी और हमने इस तरह से दो सोर्सेज दिए, पॉइंट सोर्सेज समझ रहे हो ना, ये पिन होल्स जिस तरह से है, लेकिन अब वो इस तरह के रखे हुए, मतलब वो छोटे छोटे पॉइंट सोर्सेज रखे हुए, तो हमारे पास फ्रिंज पैटर्न किस तरह का बनेगा, देखो ध्यान से। यहां पर जो फ्रिंज पैटर्न बनता है दैट इज सर्कुलर, क्या चीज, सर्कुलर, खुद ही समझ लो ना, देखो यहां पर कुछ इस तरह से ये पाथ डिफरेंस होगा इन दोनों के बीच का, ठीक है, मान लो यहां पर जो आप आओगे तो इस तरह से पाथ डिफरेंस हमें मिल रहा होगा, तो ये पाथ डिफरेंस एक सर्कल पे ही कांस्टेंट रह सकता है, ठीक है ना, अगर इस तरह से दो सोर्सेज हैं तो यहां पर जो पाथ डिफरेंस होगा वो एक सर्कल पे अगर हम रखेंगे तो कांस्टेंट बना रहेगा, इसका मतलब क्या है, जो फ्रिंजेस बनेंगी दैट विल बी सर्कुलर, अच्छा यहां पर क्या बनेगा, यहां पर क्या बनेगा, बिल्कुल बीचों बीच में यहां पर क्या बनेगा, डार्क या ब्राइट, सोचो सोचो, है ना, इस तरह से पेज थोड़ा सा बड़ा कर लो, है ना, इस तरह का पैटर्न दिखेगा, क्या बात समझ आ रही है ना, ये डिपेंड करेगा, यहाँ का जो आपका पॉइंट बनेगा ये डिपेंड करेगा कि जो पाथ डिफरेंस है इनके बीच का, जो फेज डिफरेंस है वो लैम्डा के इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर है या n प्लस हाफ मल्टीपल के बराबर है ना, तो वो डिपेंड करेगा यहाँ पर, ठीक है, ये बात हो इसका आंसर है। तो आपने ये देख लिया कि अगर हमारे पास इस तरह की जो स्लिट्स हैं, ठीक है ना, तो हमारे पास जो पैटर्न बन रहा है दैट विल बी स्ट्रेट लाइन, अगर वो स्लिट्स की जगह हम इसको पिन होल से रिप्लेस करते हैं या पॉइंट सोर्सेस से, पिन होल्स या पॉइंट सोर्सेस भी लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, पॉइंट सोर्सेस, पॉइंट सोर्सेस, है ना, तो पॉइंट सोर्सेस से रिप्लेस करके क्या हो जाएगा हमारे पास, ये जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा दैट विल बी फैमिली ऑफ हाइपरबोलास, लेकिन इन्हीं पॉइंट सोर्सेस को अगर हम एक लाइन में रख देंगे तो हमारे पास जो फ्रिंज पैटर्न बनेगा दैट विल बी सर्कुलर। क्या बात क्लियर है यहां तक, 100% पक्का। ये क्वेश्चन इसी तरह का एक क्वेश्चन पूछा गया था किसमें, जैम में आपका एक प्रीवियस क्वेश्चन पूछा गया था, इस तरह का था, वहां पे आपको एक स्क्रीन दी हुई थी, ठीक है, दो पॉइंट्स थे, ठीक, और आपसे बोला गया था एक स्क्रीन ये है, ठीक है, मान लो S1 मान लो इस स्क्रीन को, या P1 मान लो इस स्क्रीन को, है ना, एक स्क्रीन यहां पर लगी हुई है P2, तो आपसे बोला गया था कि बताओ इस स्क्रीन पर और इस स्क्रीन पर जो पैटर्न बनेगा वो क्या होगा, तो इसी कुछ चार ऑप्शन दिए हुए थे, ठीक है ना, उन चार ऑप्शन में जो यहां पर बनेगा वो क्या बनेगा, ध्यान से देखो, यहां पर क्या बनेगा, सर्कुलर, और यहां पर क्या बनेगा, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, लेकिन जो आंसर उसमें ऑप्शंस दिए हुए थे उसमें इस बात का जिक्र किया ही नहीं था कहीं पर, फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज दिया ही नहीं था उन्होंने, वहां पर उन्होंने फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज की जगह स्ट्रेट लाइन दिया हुआ था, स्ट्रेट लाइन। अब आप खुद सोच लो, क्या ये यहां देखो स्ट्रेट लाइन बोलना तब सही है जब अब फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज आपको नहीं दिया हुआ ऑप्शन में, क्यों, क्योंकि ये ऑलमोस्ट स्ट्रेट लाइन की तरह ही आप इमेजिन कर सकते हो, बट दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन, समझ रहे हो ना, तो आप बिल्कुल रियल अपने पास नॉलेज रखो कि दीज आर नॉट स्ट्रेट लाइन, दीज आर फैमिली ऑफ हाइपरबोलाज, बट इफ द ऑप्शन इज नॉट अवेलेबल इन द क्वेश्चन देन यू कैन टिक द मार्क स्ट्रेट लाइन, राइट, आई होप दिस क्लियर टू यू, पक्का 100% फील आ गया, ठीक है, तो लिख देना कमेंट सेक्शन में, हाँ फील आ गया तगड़े से, ठीक है, और कोई प्रॉब्लम हो तो वो भी लिख देना, ठीक है, चलो, हाँ ठीक, चलो था इसको, अब आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा और तेजी से बात करते हैं ना, क्योंकि हम लोग थोड़ा सा और तेज पढ़ने की जरूरत है, ठीक है, टाइम कम है अपने पास और काम ज़्यादा करना है, ठीक है, तो अभी तक जो हम लोगों ने बात करी वो नॉर्मल केसेस में जब भी हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट होता है तो इस तरह से बात करते हैं। अच्छा ठीक है, मान लो हमारे पास यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में हमें एक वो रख दिया गया यहाँ पर कोई एक शीट है ना, थिन शीट रख दी गई आपकी, तो वो थिन शीट का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स म्यू मान लिया और उसकी जो थिकनेस थी दैट विल बी टी, ठीक है, तो क्या करते हैं यहाँ पर कि इस तरह से देखो, यहाँ पर एक्चुअल में होता क्या है, हम एक फिनोमिना जो कि समझते हैं जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल पाथ लेंथ, है ना, क्या बोलते हैं
ऑप्टिकल पाथ लेंथ। ठीक है, ऑप्टिकल पाथ लेंथ का मतलब क्या होता है, सुनना ध्यान से मेरी बात को, कि अगर हमारे पास कोई एक रे है, उसको हम टी चला रहे हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, ठीक है ना, टी चला रहे हैं म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले मीडियम में, या म्यू टी चला रहे हैं एयर में, टी इन म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और म्यू टी इन एयर, तब फेज डिफरेंस के लिए बात सेम होती है, फेज डिफरेंस विल बी सेम। मतलब क्या है कि टी चल रहा है हमारे पास म्यू में, या म्यू टी चल रहा है हमारे पास एयर में, तो हमारे लिए फेज डिफरेंस सेम होता है। यानी देखो ध्यान से, अगर वो किसी इस तरह की शीट के अंदर चल रहा है तो क्या बोलेंगे, म्यू टी चला, ना कि टी चला। तो हम जब भी यहाँ पर पाथ डिफरेंस लिखते हैं, तो मान लो हमारे पास ये S1 है, ये S2 है, ठीक है, मान लो हमें यहाँ पर पाथ डिफरेंस लिखना है, ठीक है, तो यह किस तरह से लिखेंगे, मान लो ये पॉइंट P है, तो क्या लिखेंगे, S2P माइनस S1P, ठीक है, माइनस S1P, और S1P तो यहां से यहां तक है, लेकिन इसमें तो हमने ये वाली जो पाथ लेंथ है, इसमें भी हमने T एक्स्ट्रा जोड़ लिया है, लेकिन उसमें चला कितना, वो T नहीं चला है, यहां पर तो म्यू T चला है, तो हमने जो T जोड़ा है, इसको हम इस तरह से कर लेते हैं, जो हमने T जोड़ा है उसको हम घटा देंगे, लेकिन जो म्यू T चला है उसको जोड़ देंगे। बात समझ आ रही ना, तब ये हमारा क्या आ जाएगा, जीरो। मान लो यहाँ पर ब्राइट फ्रिंज बन रही है, सॉरी यहाँ पे सेंट्रल मैक्सिमा बन रहा है, क्या बन रहा है, सेंट्रल मैक्सिमा, ठीक है। तो सेंट्रल मैक्सिमा यहाँ क्यों, अरे सेंट्रल मैक्सिमा तो यहाँ बनता है, हम लोगों ने ऊपर बना दिया। ऊपर क्यों बनाया, क्यों, क्योंकि हमें दोनों का पाथ रेफरेंस सेम रखना है। जाहिर सी बात है, अब ये एयर में चल रही है, लेकिन ये तो किसी मीडियम में थोड़ी सी चली है, तो वो थोड़ी सी जो चली है, तो म्यू टी जो होगा वो तो टी से बड़ा होगा ना, तो यहाँ पर वो एडिशनल टर्म हमने यहाँ पर की वजह से इसको हमें थोड़ा सा ऊपर शिफ्ट करना पड़ा। ठीक, बात समझ आ रही है, सुन ध्यान से, यहाँ पर तो एयर है, लेकिन यहाँ पर इतना ये मीडियम में चला है, इसका मतलब क्या है, ये भाई म्यू टी का मतलब क्या हो गया, म्यू तो 1 से बड़ा होता है, तो म्यू इंटू टी करेंगे तो वो टर्म एक आएगा 1 से बड़ा, यानी टी से बड़ा, तो इसका मतलब है यहाँ पर वो टी नहीं चला है, यहाँ पर तो मान लो अगर टी जगह हमने ली तो टी ही है, लेकिन यहाँ पर म्यू टी है। इसका मतलब क्या है, यहाँ पे हम कम में ही ज्यादा चल रहे हैं, यहाँ पर टी में म्यू टी चल रहे हैं, लेकिन यहाँ पर टी में टी ही चल रहे हैं। इसका मतलब क्या है हमारे पास, कि सेंट्रल मैक्सिमा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ से S2P माइनस S1P, ठीक है, और यहाँ ये क्या हो जाएगा हमारे पास, माइनस माइनस प्लस, माइनस माइनस प्लस, इसको माइनस ही बना दें दो, या और इसको इस वाले टर्म को उधर भेज दो, क्या आ जाएगा, इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। ये बोलता है हमारे पास इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, z डेल्टा एक्स इफेक्टिव इज इक्वल टू म्यू माइनस वन इंटू टी। ये क्या होता है हमारे पास, इफेक्टिव पाथ डिफरेंस, यानी हम उस पाथ डिफरेंस में से टी घटा रहे हैं, माइनस टी किया हमने, लेकिन म्यू टी जोड़ रहे हैं। इसका सिंपल मतलब ये होता है, टी घटा रहे हैं लेकिन म्यू टी जोड़ रहे हैं। क्या बात समझ आ गई है, 100% पक्का मान ले, चलो ठीक है। इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस पर बेस्ड भी क्वेश्चन आया हुआ है, इस तरह से दिया हुआ था, आईटी जैम का एक क्वेश्चन है, ईयर मुझे नहीं याद है, आईटी जैम। ठीक है, क्वेश्चन क्या था कि इस तरह से हमारे पास एक YDSC सेटअप है जिसमें 2 शीट्स लगी हुई है, हर ओपनिंग पे शीट लगी हुई है। ठीक है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N2 है। ठीक है, अच्छा भाई, आपसे क्या बोला गया है कि, आपसे बोला गया है, क्या बोला गया था क्वेश्चन में, कि जो 7th मैक्सिमा बन रहा है, क्या बन रहा है, जो 7th मैक्सिमा बन रहा है वो इस जगह पर बन रहा है। यहां पर क्या बन रहा है, 7th मैक्सिमा। क्या बात समझ आ रही है, इसका मतलब क्या, देखो ध्यान से, ये मान लो S1 है, ये S2 है, ये O है। ठीक है, तो यहां के लिए हम क्या करेंगे, देखो ध्यान से, ये इसकी जो डिस्टेंस है वो भी T है, इसकी भी थिकनेस T है। ठीक है, यहां से इस तरह से ली जाएगी, यहां से इस तरह से ली जाएगी। ठीक है, तिरछी हो गई, चलो कोई बात नहीं, समझ लो ध्यान से। तो इसको हम किस तरह से लिखेंगे, इसको यहाँ ये डिस्टेंस को क्या लिखेंगे, S1O चला है। ठीक है, लेकिन इतना ये T तो उसमें चला है N1 में, समझ आ रहा है ना, तो इसमें से T घटा देंगे, लेकिन उस भाई
S1O तो हमने पूरा ले लिया ना, इसमें ये डिस्टेंस भी ले ली, लेकिन ये तो है नहीं, तो T तो है नहीं इसमें, वो T नहीं है, वो NT है ना, म्यू की जगह इसमें N1 है, तो वो कितना है N1T, ये वाला पाथ रेफरेंस, ठीक है, माइनस ये वाला कितना है S2O माइनस T प्लस N2T इज इक्वल टू 0, सॉरी इज इक्वल टू 7 लैम्डा, एन लैम्डा होता है ना, इज इक्वल टू 7 लैम्डा, क्योंकि 7 थे यहाँ पे मैक्सिमम बन रहा है, इज इक्वल टू 7 लैम्डा, पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा होता है, तो 7 लैम्डा हमने कर दिया, ठीक है। अब S1O और S2O आपस में बराबर है, क्योंकि ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आपस में बराबर है, क्योंकि बिल्कुल ये सेंट्रल में है, तो ये तो कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ क्या बचेगा हमारे पास, T और T भी बराबर होगा, तो ये T प्लस का, ये माइनस का, ये कैंसिल हो जाएगा, ये N1 प्लस का, ये वाला माइनस का, तो N1 माइनस N2 इंटू T इज इक्वल टू 7 लैम्डा। वहां पर T की भी आपको वैल्यू दी हुई थी और लैम्डा की भी वैल्यू दी हुई थी, T गिवन था आपको और लैम्डा भी गिवन है आपको, तो आपसे N1 माइनस N2 की वैल्यू पूछी गई थी, तो यहां से आप N1 माइनस N2 की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्या आ जाएगा N1 माइनस N2 इज इक्वल टू 7 लैम्डा बाई T, ठीक है, इसमें आप वैल्यूज पुट कर दो, आंसर आ गया, IT एग्जाम प्रीवियस ईयर हल हो गया। क्या सिंपल सिंपल कॉन्सेप्ट के क्वेश्चन आते हैं? बिल्कुल आते हैं। दिक्कत कहां पर आती है, हमें कॉन्सेप्ट के फॉर्मूले तो हम देख लेते हैं, लेकिन उस फॉर्मूले को समझ नहीं पाते कि हमें अप्लाई किस तरह से करना है। फॉर्मूले समझना और उस फॉर्मूले को अप्लाई करना, फिजिक्स की यही ब्यूटी है कि फिजिक्स को समझना और उसको किस तरह से अप्लाई करना, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इन द फिजिक्स, ठीक है। फिजिक्स में अगर आपने फॉर्मूलों को अप्लाई करना सीख लिया तो आप आधी फिजिक्स तो इसी तरह से ही सॉल्व करते चले जाएंगे, ठीक है। तो आई होप दिस इज क्लियर टू यू। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम आ रही तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना, ठीक है। इंटरफेरेंस में हम लोगों ने ऑलमोस्ट चीजें कवर कर ली, अब हम लोग थोड़ी सी बात करेंगे डिफ्रैक्शन की, इसको उतारो आप। तो इंटरफेरेंस से डिफ्रैक्शन की तरफ अब मूव करते हैं। डिफ्रैक्शन में हम लोगों को क्या क्या ध्यान रखना है, सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन, एनस्लिट डिफ्रैक्शन, ठीक है ना, मिसिंग ऑर्डर टर्म, ठीक है, रिजॉल्विंग पावर, छोटी छोटी डिफ्रैक्शन आपकी ग्रेटिंग एलिमेंट, ठीक है ना, ये छोटी छोटी चीज़ आपको याद रखनी है। सबसे पहले सिंगल स्लिट डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं, डाल लेते हैं, अब डिफ्रैक्शन पढ़ना है तो डाल भी देंगे, कोई दिक्कत नहीं भाई, है ना, बढ़िया चीज़ है, समझने लायक चीज़ है, खूबसूरत चीज़ है, लेकिन अभी इतना एलेबरेट करने का टाइम नहीं है, इतना टाइम नहीं कि आपको एक्सपेरिमेंट्स वगैरह करके दिखा सकूँ इतनी जल्दी में, है ना, कि अब अपने पास लास्ट मोमेंट है, तो अब आपको इतने से ही काम चलाना पड़ेगा, ठीक है ना, वरना बहुत ब्यूटीफुल हम लोग एक्सपेरिमेंट करके देख सकते हैं। डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग से मैं एक्सपेरिमेंट करके दिखा सकता था आपको, तो चलो कोई नहीं, फिर करेंगे, ठीक है। तो डिफ्रैक्शन में हम लोग सबसे पहले बात करते हैं सिंगल स्लिट, सिंगल स्लिट, ठीक है। सिंगल स्लिट को हम लोग, आपको याद होगा जब भी हम पढ़ते हैं तो किस तरह से करते हैं, हम लोग इसको कुछ भागों में बांट लेते हैं, फिर यहाँ से इसकी इंटेंसिटी एक छोटे से भाग में निकालते हैं, फिर उसका इंटीग्रेशन करते हैं, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट इंटेंसिटी आती है दैट इज, इसका फॉर्मूला कुछ इस तरह से, इसका जो वो आता है हमारे पास डिस्प्लेसमेंट y इज इक्वल टू क्या आता है हमारे पास, इसका जो एक्सप्रेशन था दैट इज y इज इक्वल टू a नॉट साइन बीटा बाई बीटा, कुछ इस तरह से था, है ना, इंटू साइन था ना यहाँ पे, हाँ साइन कॉस, ठीक है ना, कॉस के एक्स माइनस ओमेगा टी प्लस फाइव, है ना, कुछ इस तरह से आता है आपके पास, जहाँ पे बीटा की वैल्यू जो होती है दैट इज हाफ के बी साइन थीटा। चेक कर लेना, यहाँ पे कुछ फॉर्मूले में मैंने गड़बड़ निकला, फॉर्मूला शीट मैंने आपको दे दी हुई है, ठीक है। चलो ठीक है, ये भी बात अपने को समझ आ गई। और यहाँ पे बी क्या था हमारे पास, बी था स्लिट विड्थ, ठीक है ना, स्लिट की जो विड्थ है हमारे पास, ये बी होता है, ठीक है ना। थीटा क्या था, थीटा वो एंगल था जहां पर हम इस वाई को देख रहे हैं ना, ये वाई था आपका, ये थीटा है, ओके, ये बात अपने को थोड़ी थोड़ी समझ आ रही। अच्छा भाई, यहाँ पे जो इंटेंसिटी आती है, इंटेंसिटी का फॉर्मूला क्या था हमारे पास, आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, है ना, ये बातें अपने को पता है। अच्छा ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। इसमें मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है, मैक्सिमम मिनिमा की कंडीशंस क्या होती है, मिनिमा के लिए, किसके लिए, मिनिमा, इसमें याद करो अपोजिट होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन में जो लिखते हैं हम लोग उसका अपोजिट, ठीक है। तो इसमें क्या लिखते हैं हम लोग, बी साइन थीटा, है ना, बी साइन थीटा, यानी बी इंटू साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा या एम लैम्डा कर लेते हैं, एम लैम्डा ये आपके लिए किसके, मिनिमा के लिए, उसमें क्या था मैक्सिमा के लिए एन लैम्डा लिखते थे, इसमें मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे, मैक्सिमा के लिए क्या लिखेंगे, बी साइन थीटा इज इक्वल टू एन प्लस हाफ लैम्डा, ठीक है ना। अच्छा ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, ये बात अपने को समझ आ गई। ओके भाई, अब एनस्लिट डिफ्रैक्शन की बात कर लेते हैं। वैसे कुछ खास बहुत ज़्यादा जानने की एनस्लिट में जरूरत नहीं, आपके काफ़ी फॉर्मूले जो काफ़ी सवाल हैं वो तो यहीं से आ जाते हैं, ठीक है ना, ये चीज़ें भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। और इसमें क्या बात करते हैं, चलो इसको थोड़ा सा जगह बना लेते हैं फिर बात करते हैं।
तो एन स्लिट डिफ्रैक्शन में जो फार्मूला यूज होता है वो मेरे पास यहाँ पे लिखा हुआ काफी बड़ा सा फार्मूला आता है, ठीक है ना। वो इस फार्मूले की खैर कोई जरूरत खास पड़ती नहीं है, लेकिन मैं लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। एन स्लिट डिफ्रैक्शन में मैंने भी कभी याद करने की कोशिश नहीं करी इसको, ठीक है ना। क्या बनता है हमारे पास, y इज इक्वल टू ए, जब डिराइव करो तो लास्ट में डिराइव होकर के आता है, ठीक है ना। ए नॉट साइन बीटा, यहाँ तक तो ये सेम होता है, इंटू बीटा। अब एन स्लिट की वजह से जो एम्पलीट्यूड में टर्म आता है दैट इज साइन एन लैम्डा, है ना, अपॉन लैम्डा, सॉरी एन गामा, सॉरी लैम्डा एन एम गामा अपॉन गामा, ठीक है, इंटू साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स माइनस एन माइनस 1 इंटू गामा, ठीक है। जहां पे हमारा जो गामा होता है, गामा इज इक्वल टू हाफ के डी साइन थीटा, और बीटा क्या था हमारे पास, बीटा तो हम पहले से जानते हैं कि हाफ के डी साइन थीटा, ठीक है ना। गामा ये हमारे पास, डी क्या था हमारे पास, जैसे इस तरह से हमारे पास स्लिट्स होती है, ठीक है ना। तो ये जो विड्थ होती है, जो स्लिट की विड्थ होती है दैट इज बी, लेकिन जो ये ओपेक जो स्थान यहाँ पे बंद होता है उसकी विड्थ होती है डी, ठीक है ना। और इनको मिला करके बनता है हमारे पास ग्रेटिंग एलिमेंट। क्या बनता है, ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट, ग्रेटिंग एलिमेंट इज इक्वल टू बी प्लस डी, ठीक है ना। इसको रख देता हूँ, अब इसकी काम खत्म, ठीक है। ये बात अपने को पता है। जब इसमें इंटेंसिटी रिजल्टेंट लिखते हैं, आई इज इक्वल टू क्या जाता है, आई नॉट। इसमें जो होती है एन भाई, जितनी ग्रेटिंग हमारे पास, जितनी नंबर ऑफ इसमें स्लिट्स होते हैं, एन क्या है यहाँ पर, एन जो है दैट इज नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है। इसी को हम ग्रेटिंग भी बोलते हैं ना। तो आई नॉट इंटू साइन स्क्वायर बीटा बाई बीटा स्क्वायर, यहाँ तक तो वही रहता है, साथ में एन स्क्वायर के ये मल्टीपल में चलती है, यानी इतनी ज्यादा इंटेंसिटी एन स्क्वायर, जितनी ज्यादा ग्रेटिंग। और सोचो आप, इस तरह से होती है 15,000 लाइंस पर सेंटीमीटर, तो एन की वैल्यू कितनी, 15,000, तो सोचो कितनी ज्यादा इंटेंसिटी बढ़ जाती है उस पॉइंट पे। तो इस तरह से हम लोग एन स्लिट डिफ्रैक्शन के भी फॉर्मूलों को लिख सकते हैं, ठीक है। ग्रेटिंग एलिमेंट हम लोगों ने लिख लिया, ठीक है। इसमें एक चीज आती है, जब भी हम डबल स्लिट के बारे में बात करते हैं, तो डबल स्लिट में आप इस तरह से जब भी बात करते हैं तो वहां पर एक टर्म आता है दैट इज मिसिंग ऑर्डर। किसमें, डबल स्लिट डिफ्रैक्शन में। एन इज इक्वल टू जब 2 होता है डबल स्लिट में, जनरली बात करते हैं इसको, तो इसको बोलते हैं मिसिंग ऑर्डर टर्म। मिसिंग ऑर्डर टर्म के लिए क्या बात करते हैं, मिसिंग ऑर्डर के लिए क्या करते हैं हम लोग, कि E प्लस डी बाई ई इज इक्वल टू एम बाई एन। मिसिंग ऑर्डर टर्म क्या होता है एक्चुअली में, इसको बता देता हूं मैं। देखो, जब भी हमारे पास, मान लो इस तरह से हमारे पास 2 स्लिट्स थी, ठीक है, तो यहां से लाइट गई, यहां से लाइट गई, डिफ्रैक्शन तो हमारे पास एक ही स्लिट से हो जाएगा, लेकिन जब इंटरफेरेंस होगा तो 2 स्लिट्स होनी चाहिए उसके लिए। तो जब इस पे पैटर्न हमें दिखता है, तो एक्चुअल में जब हमारे पास इंटरफेरेंस की वजह से जो पैटर्न दिखता है वो तो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है। वो तो हमारे पास एक रेगुलर इंटेंसिटी में मिलता है, ठीक है, इस तरह से। लेकिन जो हमें डिफ्रैक्शन में जो पैटर्न मिलता है वो कुछ इस तरह का होता है, ठीक है, इस तरह का होता है। तो अब अगर देखो कुछ जगह पे क्या होता है कि ये जो इंटरफेरेंस का मैक्सिमा और डिफ्रैक्शन का मिनिमा एक ही जगह पर हमारे मिलते हैं, तो वहां पर क्या होता है, जो इंटेंसिटी होती है वो गायब हो जाती है इस जगह से। भाई मैक्सिमम मिनिमा दोनों मिल गए तो इंटेंसिटी खत्म हो गई, उस तरह से यहाँ पे इंटेंसिटी मैक्सिमम मिनिमा मिल गया तो इंटेंसिटी खत्म हो गई। तो एम हम लेते हैं डिफ्रैक्शन के लिए, कि एमएथ जो है वो डिफ्रैक्शन का हमारे पास मिनिमा है, ठीक है, डिफ्रैक्शन का मिनिमा और इंटीग्रेशन का मैक्सिमा। और एन क्या है, ये क्या है, डिफ्रैक्शन का मिनिमा, और एन क्या है, इंटीग्रेशन का, सॉरी इंटीग्रेशन क्यों निकल रहा है, इंटरफेरेंस का मैक्सिमा, ठीक है। ये क्या है हमारे पास, जैसे एम हमारे पास यहाँ पे क्या है, एम क्या है 1, क्यों, क्योंकि ये डिफ्रैक्शन का फर्स्ट वाला मिनिमा है। लेकिन एन क्या है यहाँ पर 1 2 3 इंटरफेरेंस का थर्ड मैक्सिमा। तो यहाँ पर एम की वैल्यू कितनी है 1 और एन की वैल्यू क्या है हमारे पास 3। तो E प्लस डी आपको पता होते हैं, वही E हमारे पास क्या है, E ये बोल लो या B बोल लो, वो हमारे पास क्या होता है स्लिट की विड्थ, ठीक है। और D क्या होता है हमारे पास ओपेक की विड्थ, जो मतलब ये चीज है ना, या B लिख सकते हो आप, B लिख लो, ठीक है ना, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर B लिखा हुआ है, B, ठीक है। इस पे कई सवाल आते हैं, इस पे प्रीवियस ईयर में काफी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। क्या बात क्लियर है यहाँ तक, 100% पक्का।
तो मैंने कोशिश करी यहाँ पर इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन को काफ़ी हद तक कवर करने की, और इसमें हम लोग रिजॉल्विंग पावर की भी एक आध बात कर लेते हैं, ठीक है ना। रिजॉल्विंग पावर कहाँ लिखूँ, जगह बना लेता हूँ थोड़ी सी। तो रिजॉल्विंग पावर में हम लोग क्या लिखते हैं, रिजॉल्विंग पावर इज इक्वल टू, रिजॉल्विंग पावर मतलब समझ रहे हो, रिजॉल्विंग पावर मतलब यही कि दो स्लिट्स के बीच की जो लाइट है उसको कितना अच्छे तरह से रिजॉल्व कर पा रहा है, ठीक है ना, हम लोग कितने अच्छे तरह से रिजॉल्व कर पा रहे हैं, तो उसको हम दिखाते हैं लैम्डा अपॉन डेल्टा लैम्डा, ठीक है। मान लो दो वेवलेंथ्स को मैं रिजॉल्व करने के लिए बोला गया, तो लैम्डा क्या है, उन दो वेवलेंथ्स का मीन, ये क्या है, मीन ऑफ द वेवलेंथ्स, है ना, और ये क्या है, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ्स, डिफरेंस ऑफ वेवलेंथ्स, ठीक है ना। ये जो बराबर होता है दैट इज इक्वल टू m इंटू एन। m क्या है, ऑर्डर ऑफ डिफ्रैक्शन, n क्या है, नंबर ऑफ स्लिट्स, नंबर ऑफ स्लिट्स, ठीक है। तो इस तरह से आप रिजॉल्विंग पावर को भी देख सकते हैं, इसमें भी कुछ फॉर्मूले, इसमें भी कुछ आपके क्वेश्चंस बन जाते हैं, ठीक है ना। तो रिजॉल्विंग पावर होगी, तो मैंने कोशिश करी है, क्या कोशिश करी है कि आपको इंटरफेरेंस इंटीग्रेशन क्यों निकल रहा है, कि आपको इंटरफेरेंस और डिफ्रैक्शन की सारी बातें, मतलब मोस्टली हम लोग, अब देखो वही है ना कि आपको 20-25 मिनट की क्लास में एक पूरा है ना 3-4 घंटे का काम तो नहीं हो सकता, लेकिन मैंने कोशिश करी कि पूरी तरह से आपको मेन जो चीज़ें हैं वो आपको समझा सकूं, कुछ बता सकूं कि प्रीवियस में कुछ किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए, हम लोगों ने एक आधी बात करी कि अच्छा इस तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं। तो आई होप आपको बातें पसंद आई होंगी, आपको बातें अच्छी लगी होंगी, बातें समझ आई होंगी। अगर कुछ बात आपको बुरी लगी, या बुरी का मतलब समझ नहीं आई या प्रॉब्लम हुई, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में लिख देना। कुछ बात अच्छी लगी तो वो भी लिख सकते हो, आप चैनल के बारे में अपनी राय लिख सकते हो, आप मेरे बारे में अपनी राय लिख सकते हो कि कहाँ पढ़ाने में प्रॉब्लम आ रही है, कहाँ पे आपको दिक्कत है ना, ये सारी बातें लिख सकते हो। और दूसरी बात, शेयर कर दिया करो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई लोगों के साथ, जो भी हैं आपके क्लासमेट्स वगैरह जो भी है ना, तो उनके साथ शेयर करोगे तो आप उनका भी थोड़ा सा बेनिफिट होगा, कुछ कंटेंट उनको भी अच्छा मिलने वाला है ना। और सब्सक्राइब, लाइक, शेयर सब कुछ कर देना, आपको बताने की जरूरत नहीं, आप लोग समझदार लोग हो, है ना। आप लोग जब कमेंट करते हो तो मुझे बहुत पसंद आता है पर्सनली, अगर मैं बोलूँ तो मुझे क्या, हर एक इस इंसान को अपनी जो काम है उसकी प्रतिक्रिया पसंद आएगी, है ना, जो मेहनत से अपना काम कर रहा है। तो कमेंट्स इसी तरह से करते रहो, जिस तरह से आप लोग कर रहे हो, अपना प्यार बरसाते रहो, ठीक है। तो चलो मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय।